हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं इलस्ट्रेशन 13 ऑन फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न। प्रोप्राइटरी कंसर्न का फाइनल अकाउंट्स हम बना रहे हैं। ये हमारा लास्ट लेक्चर है ऑन दिस चैप्टर, राइट। तो इस चैप्टर को रिवाइज करो, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, राइट। तो हम अभी डिस्कस करके सॉल्व करने वाले इलस्ट्रेशन 13। तो पहले पढ़ते हैं। उन्होंने कहा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ अजय एंटरप्राइजेस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो फिर से हमें ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट उनको प्रिपेयर करके देना है एज अ क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस, एंड ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई है। तो हमारा पहला काम क्या है कि हम फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे। तो फर्स्ट पेज पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अजय एंटरप्राइजेस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो ये मेरे पहले पेज का फॉर्मेट है। एंड ऑन द सेकंड पेज में ड्रॉ कर रहा हूँ बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। तो एज यूजुअल 2 पेजेस का फॉर्मेट बन गया। अब फॉर्मेट बनने के बाद हम एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़ेंगे एंड ट्रायल बैलेंस पर टिक मार्क करेंगे। तो एज यूजुअल एडजस्टमेंट 1 में उन्होंने कहा है स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च इज 28,000, नथिंग बट क्लोजिंग स्टॉक, सो देयर इज नो नीड ऑफ टिक मार्क। या क्लोजिंग स्टॉक के लिए ट्रायल बैलेंस के किसी भी आइटम पर टिक मार्क की जरूरत नहीं है। तो एडजस्टमेंट 1 के लिए नो टिक मार्क। चलो एडजस्टमेंट 2 पर, जिसमें उन्होंने कहा है राइट ऑफ 1500 एज बैड डेब्ट्स एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 5% ऑन डेब्ट्स। तो सिंपल दो यहां पर पार्ट है एडजस्टमेंट 2 के, एक कि बैड डेब्ट्स के लिए 1500 प्रोवाइड करो एंड आरडीडी के लिए 5% प्रोवाइड करो। किस पर प्रोवाइड करना है? डेब्टर्स पर। तो डेब्टर्स पर दो एडजस्टमेंट बनी, आरडीडी एंड बैड डेब्ट्स। तो आरडीडी एंड बैड डेब्ट्स के लिए मैं डेब्टर्स पर 2 टिक मार्क करूंगा एंड साथ ही साथ मैं ट्रायल बैलेंस में चेक करूंगा इज देयर एनी ओल्ड बैड डेब्ट्स एंड ओल्ड आरडीडी। अगर है तो उनके लिए मैं हैशटैग मार्क करूंगा। तो ट्रायल बैलेंस को ऊपर से लेके नीचे तक स्कैन करो, कहीं पर आपको बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी दिख रहा है क्या? आंसर इज यस, मुझे बैड डेब्ट्स भी दिख रहा है एंड आरडीडी भी दिख रहा है। तो मैं बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी दोनों पर क्या करूंगा? हैशटैग मार्क करूंगा फॉर एडजस्टमेंट 2। तो एडजस्टमेंट 2 के लिए मैंने डेब्टर्स पे 2 टिक मार्क दिए, बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी पे मैंने हैशटैग दे दिया। चलते हैं एडजस्टमेंट 3, जिसमें उन्होंने कहा है डेप्रिसिएशन फर्नीचर, मोटर कार एंड मशीनरी एट 10%, 7%, 5%। तो मुझे फर्नीचर, मोटर कार एंड मशीनरी तीनों को डेप्रिसिएट करना है 10%, 7% और 5% रिस्पेक्टिवली। तो बस इन तीनों पे एक एक टिक मार्क करो। सबसे पहले करो फर्नीचर पर, फिर करो मोटर कार पर, फिर करो मशीनरी पर। तो फर्नीचर, मोटर कार एंड मशीनरी को मैंने टिक मार्क दे दिया फॉर एडजस्टमेंट 3। फिर एडजस्टमेंट 4 में उन्होंने कहा है कमीशन ₹550 इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, कि मुझे 550 कमीशन मिलना बाकी है। ड्यू बट नॉट रिसीव्ड का मतलब मैंने काम तो कर लिया सामने वाले का, राइट। उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि काम खत्म होने के बाद मैं आपको 550 कमीशन दूंगा। तो मैंने सामने वाले का काम कर दिया, तो अभी उससे कमीशन आना बनता है, बट अभी तक उसने पे नहीं किया है। कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, कमीशन मिलना बाकी है, सिंपल, कि मुझे कमीशन के पैसे मिलने बाकी है। तो मुझे क्वेश्चन में यानी कि ट्रायल बैलेंस में चेक करना पड़ेगा इज देयर एनी कमीशन रिसीव्ड नाम का कोई आइटम। तो यस, मुझे सेकंड लास्ट आइटम दिख रहा है कमीशन रिसीव्ड, तो पुट अ टिक मार्क ऑन कमीशन रिसीव्ड फॉर एडजस्टमेंट नंबर 4। फिर एडजस्टमेंट 5 में उन्होंने कहा है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में जनरल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है एंड वेजेस आउटस्टैंडिंग है। तो जनरल एक्सपेंसेस पर एक टिक मार्क करो, वेजेस पे एक टिक मार्क करो। तो मैंने जनरल एक्सपेंसेस पे एक टिक मार्क दे दिया, वेजेस पे एक टिक मार्क दे दिया फॉर एडजस्टमेंट 5, राइट। फिर एडजस्टमेंट 6 में उन्होंने कहा है प्रीपेड एक्सपेंसेस इज नथिंग बट इंश्योरेंस ₹2000, इंश्योरेंस इज प्रीपेड। तो सिंपल पुट टिक मार्क ऑन इंश्योरेंस। तो एडजस्टमेंट 6 के लिए मैंने इंश्योरेंस पर टिक मार्क दे दिया। सो वी आर डन विथ ऑल द टिक मार्क्स। हमने 6 के 6 एडजस्टमेंट्स पढ़े एंड उनके लिए हमने नेसेसरी टिक मार्क कर लिए। अब हम सिंपल ट्रायल बैलेंस को बेस लेते हैं एंड हमारे बने हुए फॉर्मेट में ट्रायल बैलेंस के एक आइटम्स को पढ़ के पोस्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं विद पहला आइटम of trial balance, that is debtors is nothing but my asset। उठा के assets में मैंने लिख लिया sundry debtors 52,835। इनर कॉलम में मैंने लिखा 3 लाइनें छोड़ी क्योंकि there are 2 tick marks on debtors। debtors के बाद ओपनिंग स्टॉक उठाओ, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में लिखो टू ओपनिंग स्टॉक 8,605। ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेसेस है, तो परचेसेस के साथ साथ मुझे देखना पड़ेगा कि परचेस रिटर्न है क्या क्वेश्चन में। तो अगर आप थोड़ा नीचे आओगे तो वहां पर रिटर्न्स के 2 आइटम्स है 860 एंड 1375। तो रिटर्न से एक डेबिट में है 860, एक क्रेडिट में 1375। तो उसमें से परचेस रिटर्न कौन सा है? तो मैंने बताया हुआ लॉजिक कि परचेसेस अगर डेबिट है तो परचेस रिटर्न उसका उल्टा यानी कि क्रेडिट होगा। तो परचेसेस इज 25,375, तो परचेस रिटर्न उसका ऑपोजिट इज 1375। तो परचेसेस से मुझे परचेस रिटर्न सब्ट्रैक्ट करके ट्रेडिंग के डेबिट में लिखना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिख रहा हूं टू परचेसेस 25,375 माइनस परचेस रिटर्न 1375। मेरे नेट परचेसेस बाहर बच रहे हैं 24,000। सो परचेस माइनस परचेस रिटर्न 24,000 आउटर कॉलम में आ गया।
अब उसके साथ साथ जो रिटर्न्स है उसमें 860 भी है, ये सॉरी नो, जो डेबिट में है दैट इज नथिंग बट इट डिनोट्स सेल्स रिटर्न। 860 रिटर्न में 2 है, क्रेडिट वाला इज परचेस रिटर्न, वो परचेस से सब्ट्रैक्ट किया। अब जो डेबिट वाला है दैट इज नथिंग बट सेल्स रिटर्न, तो उसे उठा के मैं क्या करूंगा, सेल्स रिटर्न यानी कि सेल्स से सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो सेल्स के नीचे मैंने लिखा माइनस सेल्स रिटर्न 860। सेल्स की जब वैल्यू मिलेगी तो उसका टोटल बाहर निकालेंगे, राइट। तो रिटर्न में जो क्रेडिट वाला रिटर्न था वो परचेस रिटर्न करके परचेस से सब्ट्रैक्ट किया, एंड जो 860 डेबिट वाला है इज नथिंग बट सेल्स रिटर्न, मैंने सेल्स के नीचे लिख लिया माइनस सेल्स रिटर्न 860। उसके बाद अगला आइटम देखो ट्रायल बैलेंस में इज फ्यूल एंड पावर। तो फ्यूल एंड पावर इज नथिंग बट डायरेक्ट खर्चा, मुझे उठा के उसे लिखना पड़ेगा ट्रेडिंग के डेबिट में। तो मैंने ट्रेडिंग के डेबिट में लिख लिया फ्यूल एंड पावर 1880। फ्यूल पावर के बाद क्रेडिटर्स इज आर लायबिलिटी, उठाओ लायबिलिटी में लिखो क्रेडिटर्स 42,860। क्रेडिटर्स के बाद है कैरेज आउटवर्ड इज इनडायरेक्ट खर्चा, P&L के डेबिट में जाएगा टू कैरेज आउटवर्ड 1860। कैरेज आउटवर्ड के बाद अगला आइटम है ड्रॉइंग्स, जो हम हमेशा कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैं लायबिलिटी के फर्स्ट लाइन पर लिख रहा हूं कैपिटल एंड उसके नीचे लिख रहा हूं माइनस ड्रॉइंग्स 5000। तो कैपिटल माइनस ड्रॉइंग, ये जोड़ी हमेशा याद रखो। ड्रॉइंग्स के बाद अगला ही आइटम कैपिटल है, तो उठाओ कैपिटल के सामने लिखो 1,60,000, तो 160 माइनस 5000, नेट कैपिटल नीचे बचा 1,55,000। कैपिटल के बाद अगला आइटम है सेल्स, उठाओ उसे कहाँ लिखोगे आप, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। सेल्स के सामने 39,472 माइनस सेल्स रिटर्न 860, नेट सेल्स बाहर आ रहा है 38,612। तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न मैंने ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखा। सेल्स के बाद अगला आइटम है रिटर्न, जो ऑलरेडी हम परचेसेस एंड सेल्स से सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं, तो रिटर्न को इग्नोर करो। रिटर्न्स के बाद अगला आइटम है कैश एट बैंक इज नथिंग बट माई एसेट, उठा के मैंने एसेट्स में लिख लिया कैश एट बैंक 16,375। कैश एट बैंक के बाद फर्नीचर इज अगेन माई एसेट, राइट, लेकिन ब्रैकेट में उन्होंने आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है। वो इंफॉर्मेशन का मतलब है कि आपने जो फर्नीचर परचेस किया है वो जुलाई 2018 में परचेस किया, कि मुझे फर्नीचर दिख रहा है 39,500, ब्रैकेट में उन्होंने कहा है परचेस्ड ऑन जुलाई 2018, मतलब पूरा का पूरा फर्नीचर आपने जुलाई 2018 में परचेस किया है। मतलब इसका सिंपल है कि जो 39,500 का फर्नीचर है वो अभी अभी फ्रेशली हमने इसी साल परचेस किया है, इससे पहले हमारे पास ना कुछ फर्नीचर था, राइट। अभी जो 39,500 है वो पूरा का पूरा न्यू फर्नीचर है। तो इसका मतलब यही है कि जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे फर्नीचर पर, तो यू हैव टू कंसीडर कि हमने फर्नीचर जुलाई 18 में खरीदा है, तो जुलाई 18 के बाद जितने मंथ्स बनते हैं उतने ही मंथ्स का आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ये जो ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दी है इसका इफेक्ट तब देना है जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। तो वैसे यहां पर इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट नहीं बनती, इसकी फर्नीचर की कोई इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट नहीं बनती कि जिसे हमें अभी सॉल्व करना पड़ेगा। जब हम फर्नीचर को डेप्रिसिएट करेंगे, यस और नो, तब हमें फर्नीचर को डेप्रिसिएट करने के लिए ये वाली डेट कंसिडर करनी पड़ेगी कि फर्नीचर को डेप्रिसिएट करते वक्त हमें जुलाई 18 से लेके मार्च 19 जब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है उतने ही मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके चार्ज करना है। तो अभी जो ब्रैकेट में दी हुई इंफॉर्मेशन है अभी उसका कोई मतलब नहीं बनता है। जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने जाएंगे ऑन फर्नीचर तब हम ये वाला डेट कंसीडर करेंगे। तो अभी करना क्या है, अभी सिंपल फर्नीचर को पोस्ट करो। फर्नीचर हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, तो फर्नीचर हम एसेट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मैं 39,500 को उठा रहा हूं एंड एसेट्स में लिख रहा हूं एज फर्नीचर 39,500 इन अ कॉलम, लीव वन लाइन, पुट अ एरो कि मुझे बाद में फर्नीचर को डेप्रिसिएट करना है। एंड डेप्रिसिएट करने के वक्त में ये ब्रैकेट वाली इंफॉर्मेशन दैट इज परचेस्ड ऑन जुलाई 18 को कंसीडर करूंगा, राइट। तो फर्नीचर को मैंने बस सिंपली उठाया एंड एसेट्स में लिख लिया एज यूजुअल। जो ब्रैकेट वाली इंफॉर्मेशन है वो हम बाद में एडजस्टमेंट सॉल्व करते हो कंसीडर करेंगे। तो फर्नीचर हो गया। नेक्स्ट इज सैलरी, इनडायरेक्ट खर्चा, उठाओ P&L के डेबिट में लिखो सैलरी 7,000। नेक्स्ट इज मोटर कार इज माय एसेट, उठाओ एसेट्स में लिखो मोटर कार 20,500। मोटर कार के बाद वेजेस इज माय डायरेक्ट एक्सपेंस, उठाओ ट्रेडिंग के डेबिट में लिखो टू वेजेस इनर कॉलम 7,000। वेजेस के बाद जनरल एक्सपेंस इज माय इनडायरेक्ट खर्चा, उठाओ P&L के डेबिट में लिखो टू जनरल एक्सपेंसेस 7,295। जनरल एक्सपेंसेस के बाद 8% लोन, फिर से ब्रैकेट में उन्होंने कहा है टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2018। तो यहां पर इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट बनती है कि आपने कर्जा लिया है 15,000 का जो कि है अक्टूबर 2018 को लिया है। तो अक्टूबर 18 से लेके आज आपकी फाइनल अकाउंट्स की डेट क्या है 31 मार्च 19, इतने मंथ्स का जो इंटरेस्ट बनता है वो आपको कंपल्सरीली कैलकुलेट करना है। ऐसा लोन वाला एडजस्टमेंट हमने बहुत बार इससे पहले रिपीट किया हुआ है, राइट। तो अभी सिंपल करना क्या है, लोन इज माय लायबिलिटी, तो 8% लोन को उठा के मैं लायबिलिटी में लिख रहा हूं 8% लोन
इनर कॉलम में 15,000। अब मुझे इस 15,000 पर क्या करना है, 8% से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018 टू 31 मार्च 2019। तो यहां पर इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट क्या बनती है, तो इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट बनती है कि इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन फ्रॉम अक्टूबर 18 टू मार्च 19। मैंने अक्टूबर 18 में लोन लिया है, मेरा फाइनेंशियल ईयर मार्च 19 को खत्म हो रहा है, तो अक्टूबर 18 से लेके मार्च 19 तक जितना पीरियड बनता है उतने पीरियड का मुझे इंटरेस्ट इस लोन पर कैलकुलेट करना है। तो पहले तो मंथ्स कैलकुलेट करो, अक्टूबर 18 टू मार्च 19 कितने मंथ्स बनते हैं, तो ये बनते हैं हमारे लिए 6 मंथ्स। तो अक्टूबर 18 टू मार्च 19 इज अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, तो नथिंग बट मुझे लोन पर 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट चार्ज करना है। कितने परसेंट से, 8% से। 8% लोन है, मतलब जो मैंने 15,000 का लोन लिया है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो नथिंग बट मुझे 15,000 के लोन पर 8% से 6 महीने के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो मेरा सिंपल सा कैलकुलेशन बनेगा 15,000 इंटू 8% इंटू 6/12। दिस इज माई कैलकुलेशन कि 15,000 के लोन पर 8% से 6 महीने के लिए मुझे इंटरेस्ट चार्ज करना है, विच इज नथिंग बट ₹600। तो 15,000 के लोन पर मुझे 600 रुपया इंटरेस्ट देना बाकी है, तो ये 600 रुपया इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट के मैं उठाऊंगा, लोन में ऐड करूंगा प्लस इंटरेस्ट ड्यू ₹600। सो माई टोटल अमाउंट ऑफ लोन इज 15,600 कि टोटल कर्जा बढ़ के हो गया 15,600। बट ये जो 600 रुपये है ये हमने खुद से सॉल्व करके लिखे हैं, तो इट इज इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट। इसका मुझे सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा। लोन पर अगर आप 600 रुपया इंटरेस्ट ऐड करोगे तो लोन की वैल्यू बढ़ेगी, कर्जा बढ़ेगा, तो इट बिकेम आवर लॉस। ये सिंपल, मैंने अगर कर्जा लिया है तो उस पर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट इज माई एक्सपेंसेस। लोन का इंटरेस्ट इस हमेशा हमारे लिए खर्चा है, तो खर्चे हम रिकॉर्ड करते हैं P&L के डेबिट में। तो 600 रुपया इंटरेस्ट उठा के मैं P&L के डेबिट में पोस्ट करूंगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन ₹600 या इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन ₹600। तो जो 600 रुपया था इसका मैंने डबल इफेक्ट दिया, बिंग 600 इज फ्रॉम द इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट। जो 15,000 लोन था ट्रायल बैलेंस का आइटम मैंने एक ही बार रिकॉर्ड किया क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस का आइटम है, बट एडजस्टमेंट को मैंने डबल इफेक्ट दिया। यहाँ पर हमारा 8% लोन का पोस्टिंग है, उसके साथ साथ जो इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट थी वो हमने सॉल्व कर ली। अगला आइटम इज बैड डेब्ट्स, हैशटैग है तो उसे एडजस्टमेंट के साथ सॉल्व करेंगे। उसके बाद है RDD, उस पर भी हैशटैग है, उसे हम एडजस्टमेंट के साथ सॉल्व करेंगे। अगला इज बिल्स पेबल, नथिंग बट माई लायबिलिटी, उठाओ लायबिलिटी में लिखो बिल्स पेबल 6,866। बिल्स पेबल के बाद है मशीनरी इज माई एसेट, उठाओ एसेट्स में लिखो मशीनरी 40,800 इन द कॉलम, लीव वन लाइन पुट एरो। मशीनरी के बाद इंश्योरेंस इज माई खर्चा, उठाओ P&L के डेबिट में लिखो इंश्योरेंस, इनर कॉलम 5,000। इंश्योरेंस के बाद कमीशन रिसीव्ड, कमीशन मिला इज माई इनकम गेन, तो इनकम हम लिखते हैं P&L के क्रेडिट में, तो मैंने P&L के क्रेडिट में लिख लिया बाय कमीशन रिसीव्ड, इनर कॉलम में 1,450, लीव वन लाइन पुट एरो। कमीशन रिसीव्ड पे टिक मार्क है तो मैंने कमीशन रिसीव्ड इनर कॉलम में लिखा। कमीशन मिला मेरे लिए गेन है, फायदा है। तो सेल्स के अलावा अगर मुझे कोई भी फायदा, कोई भी इनकम, कोई भी प्रॉफिट होता है तो उसे हम P&L के क्रेडिट में लिखते हैं। तो कमीशन रिसीव्ड उठाया, P&L के क्रेडिट में लिखा। एंड लास्ट आइटम इज इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट माई एसेट, उठाओ एसेट्स में लिखो इन्वेस्टमेंट ₹26,000। So we are done with the posting of all the trial balance item। अब बस हमें एक एक करके एडजस्टमेंट सॉल्व करनी है। तो माई एडजस्टमेंट 1 उन्होंने दिया हुआ है आपको, एज स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च इज ₹28,000, नथिंग बट क्लोजिंग स्टॉक इज 28,000। तो क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 28,000 एंड दूसरा एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक 28,000। सिंपल, क्लोजिंग स्टॉक एज यूजुअल डबल इफेक्ट दे दिया। क्लोजिंग स्टॉक के बाद दूसरा एडजस्टमेंट इज राइट ऑफ 1,500 एज बैड डेब्ट्स एंड प्रोवाइड RDD एट 5%। तो यहाँ पर दो पार्ट है एडजस्टमेंट 2 के कि 1,500 रुपये हमें बैड डेब्ट्स के लिए चार्ज करने हैं एंड डेटर्स पर 5% RDD प्रोवाइड करना है। तो इन दोनों का पहला इफेक्ट हम क्या करेंगे, सन्ड्री डेटर्स से सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले हम बैड डेब्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर बैड डेब्ट सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो डेटर्स बचेगा उस पर हम 5% RDD कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं 1,500 बैड डेब्ट्स उठा रहा हूँ, डेटर्स के नीचे लिख रहा हूँ माइनस बैड डेब्ट्स 1,500। सो मेरे नेट बैड डेब्ट्स के बाद डेटर्स नीचे बच रहे 51,335। अब इस 51,335 पर मुझे 5% RDD प्रोवाइड करनी है। तो 51,335 इंटू 5% इज नथिंग बट 2,566.75। तो जो मेरे बचे हुए डेटर्स है आफ्टर बैड डेब्ट्स इज 51,335। तो इस 51,335 का 5% बनता है 2,566.75। तो जब मैं RDD डेटर से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मैं इसे राउंड फिगर लूंगा एज 2,567। राउंड फिगर क्या लूंगा,
2567 कि पॉइंट के बाद 0.5 से बड़ी वैल्यू है तो 1 रुपया उसमें ऐड करो, तो 2567 विल बी माई राउंड फिगर जो मैं डेटर से एज आरडीडी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं माइनस आरडीडी 2567। सो आरडीडी के बाद अब मेरे फाइनल डेटर्स आउटर कॉलम में बच रहा है 48,768। सो माई फाइनल डेटर्स टू आउटर कॉलम इज 48,768। तो ये क्लियर है। तो एज पर एडजस्टमेंट 2 मैंने क्या किया, पहले बैड डेप्ट सब्ट्रैक्ट किए, अब आरडीडी सब्ट्रैक्ट की, तो नथिंग बट मैंने नए बैड डेप्ट सब्ट्रैक्ट किए, नई आरडीडी सब्ट्रैक्ट की। तो अब मुझे इस न्यू बैड डेप्ट्स का एंड न्यू आरडीडी का सेकंड इफेक्ट देना है, बट इनका सेकंड इफेक्ट देने से पहले आई नीड टू कंसीडर ओल्ड बैड डेप्ट्स एंड ओल्ड आरडीडी जो ट्रायल बैलेंस में आपको दिए हुए हैं एज ओल्ड बैड डेप्ट्स 2000 एंड ओल्ड आरडीडी एज 800, राइट। तो यहाँ पर देखो चारों आइटम्स आ गए, राइट। लास्ट क्वेश्चन है तो चारों आइटम फिर से एक साथ आ गए। तो अब सेकंड इफेक्ट देने के लिए फिर से वही वाला लॉजिक कि मैं ओल्ड आरडीडी को एक तरफ रखूंगा, तो मेरी ओल्ड आरडीडी 800 रुपीज़ है, एक तरफ रखो कि ओल्ड आरडीडी इज 800। बाकी के 3 आइटम्स एक तरफ रखो, दैट इज न्यू बैड डेप्ट्स, न्यू आरडीडी एंड ओल्ड बैड डेप्ट्स एक तरफ रखो एंड देखो कि उनका टोटल कितना आ रहा है। तो अगर आप ओल्ड बैड डेप्ट्स, न्यू बैड डेप्ट्स एंड न्यू आरडीडी अगर एक तरफ रखोगे तो इन तीनों का टोटल इज रुपीज 6067 कि 1500 मेरे पास न्यू बैड डेप्ट्स है, मेरे पास न्यू बैड डेप्ट्स है 1500 प्लस न्यू आरडीडी है मेरे पास 2567 प्लस मेरे पास ओल्ड बैड डेप्ट्स है 2000। तो इन तीनों को क्लब करोगे तो टोटल आ रही है 6067 एंड ऑन द अदर हैंड ओल्ड आरडीडी इज ओनली 800। तो ओल्ड आरडीडी छोटा है या बड़ा है, तो आंसर इज ओल्ड आरडीडी छोटा है। तो ओल्ड आरडीडी अगर छोटा है बाकी के 3 आइटम्स के टोटल से तो हम पोस्टिंग करेंगे सेकंड इफेक्ट की ऑन पी एंड एल डेबिट। तो न्यू बैड डेप्ट्स एंड न्यू आरडीडी का सेकंड इफेक्ट जाएगा पी एंड एल डेबिट में, साथ ही साथ हम ओल्ड बैड डेप्ट्स उसमें ऐड करेंगे एंड ओल्ड आरडीडी उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैं आ रहा हूँ पी एंड एल के डेबिट में, मैं लिख रहा हूँ टू ओल्ड बैड डेप्ट्स 2000, उसमें इमीडिएटली न्यू आरडीडी ऐड कर रहा हूँ 2567, उसमें इमीडिएटली मैं न्यू बैड डेप्ट्स ऐड कर रहा हूँ 1500, इन तीनों का टोटल आ रहा है 6067। अब इमीडिएटली उससे मैं क्या करूंगा, ओल्ड आरडीडी सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मैं नीचे लिख रहा हूं माइनस ओल्ड आरडीडी रुपीज 800, तो 6067 माइनस 800, फाइनल अमाउंट ऑफ बैड डेप्ट्स एंड आरडीडी इज 5267। तो यहां पर बैड डेप्ट्स एंड आरडीडी का सेकंड इफेक्ट हुआ एंड जो ओल्ड बैड डेप्ट्स एंड ओल्ड आरडीडी थी जिसे हमने इससे पहले पोस्ट नहीं किया था वो भी हमने इसके साथ रिकॉर्ड कर लिया। सो यहां पर आरडीडी दैट इज न्यू आरडीडी एंड न्यू बैड डेप्ट्स का सेकंड इफेक्ट हो गया एंड ओल्ड बैड डेप्ट्स एंड ओल्ड आरडीडी का पोस्टिंग हो गया। तो वी आर डन विद एडजस्टमेंट नंबर 2। चलते हैं ऑन एडजस्टमेंट 3 जिसमें हमने कहा है कि फर्नीचर, मोटर कार एंड मशीनरी को 10%, 7% और 5% से डेप्रिसिएट करना है। फर्नीचर को 10% से डेप्रिसिएट करो, मोटर कार को 7% से डेप्रिसिएट करो, मशीनरी को 5% से डेप्रिसिएट करो। तो शुरुआत करते हैं हम डेप्रिसिएशन की विद फर्नीचर। तो मेरे पास फर्नीचर है 39,500, तो 39,500 पर मुझे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, 10%। लेकिन इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले आई नीड टू कंसिडर कि ट्रायल बैलेंस में उन्होंने आपको फर्नीचर परचेस करने की डेट दी थी। तो अभी याद रखो कि हमारे पास 39,500 का फर्नीचर है जिस पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ट्रायल बैलेंस में देखोगे तो उन्होंने कहा है कि फर्नीचर जुलाई 2018 में परचेस किया है। तो ये जो पूरा का पूरा 39,500 का फर्नीचर है हमारे लिए नया फर्नीचर है। यहाँ पर लास्ट एग्जाम्पल जो हमने सॉल्व किया तो उसके क्या किया था, नया मशीनरी पुराना मशीनरी सेग्रीगेट किया था और फिर दोनों पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि टोटल मशीनरी में से 40,000 की मशीनरी नहीं है। वैसे इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि जो 39,500 का फर्नीचर है वो पूरा का पूरा नया है। तो हमें 39,500 के फर्नीचर पर 10% से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, लेकिन पहले हमें मंथ्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो इसका सिंपल मतलब ये बनता है कि हमें फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है जुलाई 18 से लेके मार्च 19 तक, कि हमने जुलाई 18 को फर्नीचर परचेस किया एंड हमारा ईयर एंड हो रहा है मार्च 19। तो हमें जुलाई 18 से लेके मार्च 19 जितने महीने बनते हैं उतने महीने के लिए फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो जुलाई 18 टू मार्च 19 इज नथिंग बट 9 मंथ्स का पीरियड। तो मुझे फर्नीचर पर 9 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो मेरे पास फर्नीचर है 39,500 का, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर गिवन इन एडजस्टमेंट 3 इज 10%। तो मुझे 39,500 पर 10% से 9 महीने के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो मेरा सिंपल कैलकुलेशन बनेगा 39,500 इंटू 10% इंटू 9/12। 39,500 का फर्नीचर है, उस पर 10% से 9 महीने का मुझे अमाउंट मिल रहा है रुपीज़ 2,962.5।
2962.5, जिसे राउंड फिगर में कहूँगा 2963, दैट इज 2963। तो 2963 को मैं उठा रहा हूँ, फर्नीचर के नीचे लिख रहा हूँ माइनस डेप्रिसिएशन 2963, तो माय फाइनल अमाउंट ऑफ फर्नीचर आउटर कॉलम में आ रहा है 36,537। ये क्लियर है कि मैंने फर्नीचर को डेप्रिसिएट किया, लेकिन मैंने उस पर 9 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, क्योंकि हमें ये पता है कि फर्नीचर जुलाई में परचेस किया हुआ है, तो जुलाई टू मार्च इज अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। तो मैंने फर्नीचर को 9 महीने से डेप्रिसिएट किया कि 39,500 का फर्नीचर है 10%, बट फॉर 9 मंथ्स इज 2962.5, नथिंग बट 2963 एज राउंड फिगर। तो ये फर्नीचर का डेप्रिसिएशन हुआ। अब एडजस्टमेंट में चलो, उसमें हमें मोटर कार को 7% एंड मशीनरी को 5% अभी भी डेप्रिसिएट करना है। तो अगला मैं क्या कर रहा हूँ, मोटर कार को डेप्रिसिएट कर रहा हूँ। तो मेरे पास मोटर कार है 20,500, उस पर केवल मुझे 7% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो 20,500 का 7% इज ₹1,435। तो मैंने उठा के मोटर कार के नीचे लिख लिया माइनस डेप्रिसिएशन 1,435। तो फाइनल अमाउंट ऑफ मोटर कार बाहर बच रहा है 19,065। सो आफ्टर डेप्रिसिएशन मेरे पास 19,065 की मोटर कार बाहर बची। सेम वे मुझे फाइनली मशीनरी पर 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो देखो मेरे पास 40,800 की मशीनरी है, तो 40,800 की मशीनरी पर 5% कितना बनता है, तो 40,800 इंटू 5% इज नथिंग बट 2,040। तो मैंने उठा के मशीनरी के नीचे डेप्रिसिएशन लिखा 2,040। सो फाइनल मशीनरी बाहर आ रही है 38,760। सिंपल। तो एज पर एडजस्टमेंट 3 मैंने तीनों एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया। अब इन तीनों डेप्रिसिएशन का मुझे सेकंड इफेक्ट देना है कि मुझे फर्नीचर के डेप्रिसिएशन का, मोटर कार के डेप्रिसिएशन का एंड मशीनरी के डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट देना है। तो सेकंड इफेक्ट हम हमेशा कहाँ देते हैं डेप्रिसिएशन का, P&L के डेबिट में। ये डेप्रिसिएशन यानी हमारे के लिए लॉस है, तो इन तीनों लॉसेस को उठा के P&L के डेबिट में रिकॉर्ड करो। तो मैं P&L के डेबिट में लिख रहा हूँ टू डेप्रिसिएशन, अंडरलाइन करके फर्नीचर 2963, उसके नीचे मोटर कार 1,435, उसके नीचे मशीनरी 2,040। इन तीनों डेप्रिसिएशन का टोटल आउटर कॉलम में आ रहा है 6,438, कि तीनों एसेट्स मिला के टोटल डेप्रिसिएशन इज 6,438। इज दिस क्लियर? तो सिंपल एज यूजुअल, जैसे हम इनिशियल सम से लेके अभी तक सॉल्व कर रहे हैं वैसे डेप्रिसिएशन सॉल्व किया। सिर्फ यहाँ पर नया पार्ट था कि फर्नीचर जुलाई में परचेस किया था, तो जुलाई महीने से लेके मार्च तक बनते हैं 9 महीने, तो मैंने फर्नीचर पर 9 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। अब इन तीनों डेप्रिसिएशन को उठाया, P&L के डेबिट में लिख लिया, तो मेरा एडजस्टमेंट 3 का डबल इफेक्ट हो गया। तो चलते हैं ऑन एडजस्टमेंट 4 विच इज सिंपल, कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, कि मुझे कमीशन के 550 मिलने बाकी है। तो आई हैव टू चेक कि क्या मुझे इससे पहले कमीशन मिला है क्या। आंसर इज यस। मुझे P&L के क्रेडिट में दिख रहा है कि बाय कमीशन रिसीव 1,450, कि मुझे इससे पहले 1,450 कमीशन मिल चुका है, मुझे और 550 मिलना बाकी है। तो मुझे और मिलेगा या मिलने वाला है या मिलना बाकी है, तो ये और मिलने पर मेरा फायदा होगा, तो मेरा फायदा इंक्रीज होगा, यानी कि मेरा कमीशन रिसीव्ड इंक्रीज होगा। तो जो कमीशन मिलने वाला है या मिलने बाकी है या हमें फ्यूचर में आने वाला है, वो मैं क्या करूंगा, कमीशन में ऐड करूंगा एज प्लस कमीशन रिसीवेबल ₹550। तो टोटल कमीशन आउटर कॉलम में आ रहा है 2,000, कि 1,450 पहले से मिला हुआ था। एडजस्टमेंट में वो कह रहे कि 550 ड्यू बट नॉट रिसीव, मतलब मिलने वाला है, इट इज स्टिल रिसीवेबल। तो मैंने लिखा प्लस ड्यू ऑब्लिक रिसीवेबल 550, तो माई टोटल कमीशन इज 2,000। अब ये 550 कमीशन रिसीवेबल है, कमीशन आने वाला है, कमीशन मिलना बाकी है। तो आना बाकी इज नथिंग बट माय एसेट। जैसे कि देना बाकी यानी कि लायबिलिटी है, वैसे ही आना बाकी इज माय एसेट। तो कमीशन रिसीवेबल का सेकंड इफेक्ट मैं एसेट्स में लिखूंगा, तो मैं एसेट्स में आ रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कमीशन रिसीवेबल ₹550। सिंपल। तो कमीशन के पैसे आने बाकी है, ये इसका डबल इफेक्ट हो गया फॉर एडजस्टमेंट 4। एडजस्टमेंट 4 के बाद एडजस्टमेंट 5 मैंने कहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में से जनरल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, वेजेस आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट काफी सिंपल है। आउटस्टैंडिंग यानी कि देना बाकी है, तो रिस्पेक्टिव आइटम्स में ऐड करो और फिर सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी में दे दो। तो जनरल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, मैंने उठाया है, जनरल एक्सपेंसेस में ऐड कर दिए, प्लस आउटस्टैंडिंग ₹1,000। मैंने जो वेजेस आउटस्टैंडिंग है उसे उठाया, वेजेस में ऐड किया, प्लस आउटस्टैंडिंग 500। तो वेजेस में 500 ऐड करने पर टोटल वेजेस बाहर आए 7,500। जनरल एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड करने पर टोटल जनरल एक्सपेंसेस बाहर आए 8,295। तो वेजेस टोटल 7,500 बाहर आया, जनरल एक्सपेंसेस 8,295 बाहर आया। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस में ऐड किया, आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस में ऐड किया। अब इन दोनों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का सेकंड इफेक्ट आएगा ऑन द लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी में लिख रहा हूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अंडरलाइन करके जनरल एक्सपेंसेस 1,000, वेजेस 500, दोनों मिला के 1,500 आउटर कॉलम।
तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मैंने रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस में ऐड किया और सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी में दे दिया। तो वी आर डन विद एडजस्टमेंट 5। चलते हैं लास्ट एडजस्टमेंट 6 जिसमें मैंने कहा है प्रीपेड इंश्योरेंस इज 2000। वेरी सिंपल, इंश्योरेंस 2000 प्रीपेड है तो प्रीपेड का पहला इफेक्ट हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस से सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड दूसरा इफेक्ट एसेट्स में देंगे। तो मैं इंश्योरेंस के नीचे लिख रहा हूँ माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस 2000, सो माय नेट इंश्योरेंस बाहर आ रहा है 3000 एंड सेकंड इफेक्ट ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस इज माय एसेट, तो मैं एसेट्स में लिखूंगा प्रीपेड इंश्योरेंस रुपीज 2000। सिंपल, प्रीपेड इंश्योरेंस का मैंने डबल इफेक्ट दे दिया, पहला मैंने इंश्योरेंस से सब्ट्रैक्ट किया, दूसरा एसेट्स में। तो प्रीपेड हमेशा ही करते हैं एंड इससे पहले जो आउटस्टैंडिंग था वो हमेशा वही करते हैं कि लास्ट एग्जांपल में भी हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को उसी तरह ट्रीट किया था, प्रीपेड एक्सपेंसेस को उसी तरह ट्रीट किया था, हर एग्जांपल में वही करना है। तो यहीं पर हमारे सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट होते हैं। अब बस हमें एक एक करके क्या करना है, अकाउंट्स को क्लोज करना है, स्टार्टिंग विद ट्रेडिंग अकाउंट। तो अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करोगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है 24,689। फिर से ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड बड़ा है, डेबिट छोटा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है 24,689, जिसे मैंने लिखा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। इसी को इमीडिएटली उठाओ, P&L के क्रेडिट में फर्स्ट लाइन पर लिखो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 24,689। अब हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट को बैलेंस करेंगे। तो P&L अकाउंट को बैलेंस करने पर आपको क्या मिल रहा है, तो आपको मिल रहा है नेट लॉस 5,771, क्योंकि यहाँ पर P&L का डेबिट साइड हैवी है, क्रेडिट छोटा है, या डेबिट की टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट की टोटल छोटी है, तो मुझे नेट लॉस मिल रहा है 5,771। तो नेट लॉस कितना मिला, 5,771। अब इस नेट लॉस को उठाओ एंड कैपिटल के नीचे लिखो एज माइनस नेट लॉस 5,771 एंड फाइनल अमाउंट ऑफ कैपिटल बाहर आएगी आफ्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ नेट लॉस इज 1,49,229। लॉस है तो हम कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्रॉफिट होगा तो हम कैपिटल में ऐड करेंगे। तो लॉस कैपिटल से सब्ट्रैक्ट हुआ तो मैं फाइनल कैपिटल टू आउटर कॉलम बच रहा है 1,49,229 एंड अब फाइनली मुझे बैलेंस शीट को क्या करना है, टैली करना है। तो मैं दोनों तरफ टैली करने के लिए लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। एसेट्स की टोटल रफली करो, लायबिलिटीज की टोटल रफली करो, देखो कि दोनों साइड इक्वल है या नहीं। द आंसर इज कि दोनों साइड इक्वल है एट ₹2,16,055 ऑन एसेट साइड एंड 2,16,055 ऑन लायबिलिटी साइड। सो माय बैलेंस शीट इज गेटिंग टैलीड। तो इसी के साथ हमारे इलस्ट्रेशन 13 भी कंप्लीट हुआ। इसे चाहिए तो फिर से और एक बार रिवाइज करो, प्लस एज अ होमवर्क हमने अभी तक जितने सम सॉल्व किए हैं, प्रैक्टिकल हो चाहे इलस्ट्रेशन हो, उनको हर रोज एक सम के हिसाब से खुद से रीसॉल्व करो। राइट, रिवाइज करना है मतलब रीसॉल्व करना है। तो इसी के साथ हमारा फाइनल अकाउंट्स चैप्टर कंप्लीट हुआ। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।